हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर मेनली डायरिया के बारे में बात करेंगे। अब जो डायरिया जो होता है वो बच्चों के अंदर मेनली अपन बात करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन कोज जो डेथ होती है बच्चों के अंदर वो मेनली डायरिया के वजह से होती है। मेनली बात करें कि जो 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कॉमन डेथ जो देखी गई है वो मेनली डायरिया के वजह से होती है, और जो 3 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर निमोनिया की वजह से डेथ देखी गई है। होता क्या है, अब जो डायरिया जो होता है वो क्या होता है कि पास आउट ऑफ लूज लिक्विड एंड वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम्स अ डे। मेनली बात करें कि जो डायरिया जो होता है वो एक वाटर लूज और लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, जो एक पर डे के अंदर जो चाइल्ड होता है वो 3 टाइम पास आउट करता है। अब मेनली बात करें कि जो डायरिया जो होता है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। मेनली बात करें कि जो एक्यूट कंडीशन के अंदर अगर एक्यूट डायरिया चाइल्ड को होता है तो उसके अंदर मेनली जो चाइल्ड जो होता है वो मेनली स्टूल पास आउट करेगा 3 से 7 डेज के अंदर, या फिर बोल सकते हैं 7 to 10 डेज, या फिर बोल सकते हैं 10 to 14 डेज। कि जो चाइल्ड है अगर 7 से 10 दिन तक उसको डायरिया हो रहा है या फिर 10 से 14 डेज तक उसको डायरिया हो रहा है तो मेनली अपन उसको एक्यूट डायरिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर जो चाइल्ड है उसको क्रोनिक डायरिया हो रहा है, मेनली बात करें कि जो क्रोनिक डायरिया जो होता है उसके अंदर मेनली 3 वीक तक अगर पेशेंट को अगर डायरिया हो रहा है तो अपन उसको क्रोनिक डायरिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। और उसके अंदर जो आईवी फ्लूइड जो होती है वो एक तरह से एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो क्रोनिक के अंदर जो पेशेंट जो होता है चाइल्ड के अंदर उसके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, और कॉमन और क्रोनिक स्टेज के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए अपने को एज सुन एज पॉसिबल उसको अपन ओआरएस थेरेपी प्रोवाइड करवानी है, और सीवियर कंडीशन पेशेंट के अंदर है तो अपन उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी करना होता है। उसके बाद में उसके टाइप्स आते हैं कि मेनली बात करें कि जो डायरिया जो होता है उसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। मेनली सिक्रेटरी डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया और मोटिलिटी डायरिया। अब जो सिक्रेटरी डायरिया जो होता है उसके अंदर मेनली अपने जो इंटेस्टाइनल जो पार्ट होता है वो एक तरह से अफेक्ट हो जाता है। अब जब इंटेस्टाइनल जो पार्ट है वो एक तरह से अफेक्ट होगा तो वहां पे जो इंटेस्टाइनल जो जूस है वो रिलीज होते हैं तो वो भी एक तरह से अल्टर होंगे। उसके वजह से पेशेंट के अंदर एक तरह से माल एब्जॉर्प्शन देखा है कि जो चाइल्ड होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, मेनली बात करें कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट जो होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक तरह से डिक्रीज हो जाता है। और मेनली जो पेशेंट जो होता है वो एक तरह से सीवियर कंडीशन के। फिर उसके बाद में आता है ओस्मोटिक डायरिया। अब जो ओस्मोटिक डायरिया जो होता है वो मेनली सोल्टी फूड के कारण होता है। मेनली बात करें कि जो स्पाइसेस फूड जो होते हैं अगर वो अपन पेशेंट इंटेक कर रहा है तो उसको ओस्मोटिक डायरिया होगा। उसके अंदर जो स्टूल पास आउट होते हैं वो भी एक तरह से वोटरी स्टूल पास आउट होंगे। उसके बाद में आता है मोटिलिटी डायरिया। अब जो मोटिलिटी डायरिया जो होता है उसके अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होते हैं, मेनली बात करते हैं ओस्मोटिक डायरिया। उसके बाद में आता है मोटिलिटी डायरिया। अब जो मोटिलिटी डायरिया जो होता है इसके अंदर मेनली जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होते हैं अपने बॉडी के अंदर वो एक तरह से इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी एक तरह से बॉडी से जो पास आउट हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो होता है रिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। मेनली बात करें कि रिहाइड्रेशन, अब जो रिहाइड्रेशन जो होती है उसके अंदर पेशेंट के अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट अपने को करना होता है एज सुन एज पॉसिबल। अब जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो करते हैं उसके अंदर अपने को पेशेंट के अंदर आरएल भी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसके अंदर नॉर्मल स्लाइन विथ 5% डीएनएस। मेनली बात करें कि जो आरएल और जो आरएल अपन मेनली तो अपन आरएल का पेशेंट के ऊपर अप्लाई करवाते हैं। अगर अपने पास आरएल जो होता है अगर वो रिंगर लैक्टेट अपने पास अवेलेबल नहीं है तो अपने को नॉर्मल स्लाइन प्लस 5% डीएनएस जो होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। आरएल जो होता है उसके अंदर मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं मैक्सिमम होता है, इसलिए मैक्सिमम अपन आरएल को ही प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद में आता है कि जो डायरिया जो होता है उसको अपन
कैसे कैसे फैलता है, उसके ईटियोलॉजी क्या होते हैं, उसके कोजेस क्या होते हैं। मेनली जो डायरिया जो होता है मेनली इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर नॉन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मेनली बात करें कि जो डायरिया इन्फेक्शन कंडीशन के अंदर मेनली बात करते हैं अपन बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन कंडीशन है उसके अंदर मेनली अपन बैक्टीरिया को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इकोलाई जो होती है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं वायरल वायरस। अब जो वायरस जो होती है उसके अंदर मेनली जो वायरस होता है वो होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस, अब जो रोटा वायरस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए, डायरिया को कॉज करने के लिए चाइल्ड के अंदर। मेनली बात करें नॉन इन्फेक्शन, अब जो नॉन इन्फेक्शन जो होता है वो मेनली फूड एलर्जन की वजह से भी हो सकता है, फूड एलर्जी, या बोल सकते हैं कि इनडाइजेशन। और जो नॉन इन्फेक्शन जो होते हैं इसके अंदर कोई भी वहां पे बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होती, इसके अंदर मेनली जो ड्रग्स होते हैं चिल्ड्रन के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल एम्पीसिलिन। अब जो एम्पीसिलिन ड्रग जो होती है इसके वजह से भी वहां पे पेशेंट को, जो चाइल्ड है उसको डायरिया हो सकता है। मेनली बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, अब जो पैथोफिजियोलॉजी जो होती है वो इंक्लूड होती है, जैसे कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल रोटा वायरस। अब जो रोटा वायरस जो है वो मेनली बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, उसके वजह से जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर है वहां पे उसका एडिशन होगा। उस एडिशन जब होगा तो वहां पे जो एक्सोटॉक्सिन जो होती है वो वहां से रिलीज होगी, जो फ्लूइड जो होती है वो एक तरह से वहां पे रिलीज होगी। उसके वजह से जो इंटेस्टाइनल के जो फंक्शंस होते हैं वो एक तरह से अल्टर होंगे। अब जब इंटेस्टाइनल के जो फंक्शन से अल्टर होंगे तो इंटेस्टाइनल के अंदर जो जूसेस सीक्रेट हो रहे थे, इंटेस्टाइनल जूसेस जो सीक्रेट हो रहे थे वो भी एक तरह से अल्टर होंगे। अब जो वो अल्टर होंगे तो वहां पे जो इंटेस्टाइनल की जो बोवेल पेरिस्टाइसिस जो मूवमेंट होती है बोवेल की वो एक तरह से इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने के वजह से वहां पे क्या होगा, डायरिया। अब जो डायरिया होगा तो उसके अंदर मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा और पेशेंट जो होता है वो एक तरह से डिहाइड्रेट हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो उसका डायरिया जो होती है उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको अपन डायग्नोस्ट कैसे करेंगे। मेनली बात करें कि जो डायरिया जो होता है उसको अपन डायग्नोस करते हैं मेनली, तो अपन को पहले तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट को। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसके अंदर अपन मेनली पेशेंट के वाइटल साइंस को इंक्लूड करते हैं, कि जो चाइल्ड जो होता है उसके वाइटल साइंस को इंक्लूड करते हैं उसके। मेनली बात करें कि जो डायरिया जो होता है उसको अपन डायग्नोस कैसे करेंगे, मेनली इसके अंदर अपन स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन। अब जो स्टूल एग्जामिनेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग होता है, जिसके अंदर मेनली जो स्टूल्स का जो कलर होता है, फॉर एग्जांपल ग्रीन, ब्राउन, येलो एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल कि जो ग्रीन जो होता है या ब्राउन येलो ये मेनली जो होते हैं ये एक तरह से अपने इन्फेक्शन या नॉन इन्फेक्शन जो कंडीशन होती है पेशेंट को उसके अंदर जो स्टूल का कलर होता है वो इस तरह का हो सकता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि उसके अंदर ब्लड टेस्ट उसके अंदर मेनली जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ड्यू अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट। मेनली बात करें कि जो ब्लड टेस्ट करना होता है पेशेंट के अंदर वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो चुका है उसको अपन को नोटिस करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो डायग्नोस जो मैनेजमेंट होता है, डायरिया का जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर मेनली पेशेंट जो होता है चाइल्ड उसको अपन ओआरएस प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट। अब जो ओआरएस जो होता है वो मेनली उसका कंसेंट्रेशन होता है 20.5 ग्राम, 20.5 ग्राम। अब मेनली बात करें कि जो ओआरएस जो होता है ये एक तरह से अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना होता है, और ओआरएस जो होता है वो एक तरह से फ्लूइड रिप्लेसमेंट के अंदर अपने को काम आता है। उसके बाद में अपने को जो पेशेंट जो होता है उसको एक तरह से आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब जो आईवी फ्लूइड जो होता है उसके अंदर मेनली अपन पेशेंट जो होता है उसको आरएल या फिर नॉर्मल सलाइन प्लस डेक्सट्रोज,
विथ 5%। ये मेनली पेशेंट को अप्लाई करना होता है। अब जो पेशेंट के अंदर आरएल जो होता है उसको भी अपन को टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। मेनली बात करें कि जो 30% जो आरएल होता है वो मेनली अपने को स्टार्टिंग के अंदर पेशेंट के अंदर अप्लाइड करना होता है। मेनली बात करें कि जो मैनेजमेंट के अंदर जो आईवी फ्लूइड है उसके अंदर फॉर एग्जांपल बात करते हैं आरएल। अब जो आरएल जो होता है उसके अंदर 100 ml पर केजी, उसके अंदर जो 30% और 70% फ्लूइड जो रिप्लेस करते हैं। अब जो 30% जो होता है वो अपने को फास्ट रिप्लेस करना होता है चाइल्ड के अंदर, और जो 70% जो फ्लूइड रहता है आरएल का वो मेनली अपने को स्लो करना है, स्लो रिप्लेसमेंट इन चाइल्ड। कि जो डायरिया का जो ट्रीटमेंट जो होता है उसके अंदर अपन जो बच्चा होता है, जो चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको अपन मेनली एंटीबायोटिक सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ऑफ्लॉक्सिन सस्पेंशन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो मेट्रानिडाजोल जो टैबलेट होती है वो उसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर मेट्राडिनाजोल जो होती है वो एक एंटीबायोटिक होती है जिसको अपन आईवी के थ्रू भी अपन बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लोपेक्स। जो लोपेक्स जो ड्रग होती है वो मेनली बच्चों के अंदर दी जाती है।